हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में, जिसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है और हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण को आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसे एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में आपने वहां पर पढ़ा है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों के मध्य विश्व को अंतर संबंधित किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इस अवधारणा की जो शुरुआत है वो आर्थिक अवधारणा के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसने अपने स्तर पर व्यापक दायरे का निर्माण किया, यानी इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्य परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया गया। अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है। भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया किस प्रकार है कि वस्तु, सेवा या जो व्यक्ति है, सूचना है, प्रौद्योगिकी है, उनको भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर संचरण करने की प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है उसमें हमारा जो मुख्य मोटिव रहता है वो रहता है एक पृथ्वी, एक राष्ट्र और एक नागरिकता। यानी वैश्वीकरण में हम पूरी पृथ्वी को एक मानते हैं, सभी को एक राष्ट्र के रूप में और एक नागरिकता के रूप में देखते हैं। विश्व के जितने भी समाज है, जितने भी राष्ट्र हैं, उन सबको अंतर संबंधित किया जाता है, उनको एकीकृत किया जाता है और उनके एकीकरण और अंतर संबंध के माध्यम से विश्व को एक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। इस अवधारणा का जो मुख्य बिंदु है वो है प्रवाह, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो पूंजी का हो, चाहे वस्तु का हो, लोगों का हो, तकनीक का हो, श्रम का हो। यानी जब विश्व के समाजों के मध्य विभिन्न प्रकार के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम अलग अलग प्रकार की चीजों को उसके अंतर प्रवाह से शामिल करते हैं। मूल रूप से अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक संकल्पना है जिसमें राष्ट्रों के मध्य पूंजी, उत्पाद, श्रम, तकनीक और संसाधन, इनका जो है मुक्त और निर्बाध प्रवाह जारी किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका अंत करके हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण इसके माध्यम से करते हैं। लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें बहुत सारे आयामों को शामिल किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ आर्थिक आयाम तो इसमें शामिल ही है। तो वैश्वीकरण की हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो वैश्वीकरण दुनिया के विभिन्न समाजों के मध्य अंतर संबंधता, अंतर परस्परता, निर्भरता व एकीकरण को व्यक्त करने वाली एक अवधारणा के रूप में जानी जाती है। क्या वैश्वीकरण आज ही है या 1991 के बाद ही वैश्वीकरण दिखाई देता है? ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व भी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के भारतीय समाज में हमें संकेत देखने को मिलते हैं। आप याद करिए इंडस सिविलाइजेशन के टाइम को, या जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उस समय भी हमारे अन्य देशों के साथ क्या होते थे? व्यापारिक संबंध होते थे। हमने ईरान की जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उससे कई सारी बेलनाकार मोहरे, आपने ये सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्राचीन समय में जो सिल्क रूट था उसके माध्यम से भारत का चीन, फ्रांस और रोम तक जुड़ाव देखा जा सकता है। इसके अलावा मध्यकाल में हम देखें तो हमारे जो संबंध थे वो अरब और मध्य एशिया तक भी थे। तो 1991 से भी पहले हमारे यहाँ वैश्वीकरण के तत्व दिखाई देते हैं कि भारत में वैश्वीकरण पाया जाता था। इसको अगर हम थोड़ा बात करें कि स्वतंत्रता के समय तो गिरमिटिया मजदूर होते थे। गिरमिटिया मजदूर कौन से होते थे? कि भारत से जिन मजदूरों को काम करने के लिए बाहर भेजा जाता था और उन्हें मजदूरी के बदले भोजन और आवास ही उपलब्ध कराया जाता था। एक निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर इनको ले जाया जाता था। ऐसे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें जो गांधी का काल है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पर उन्होंने गिरमिटिया
जो मजदूर थी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया था। आपको याद होगा, तो भारत में जिन मजदूरों को आवास और भोजन के बदले मजदूरी हेतु एक निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर एशिया और उत्तर अफ्रीका या अफ्रीका भेजा जाता था, उन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी 20 वर्ड्स में पूछ लेती है, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, तो लिखिए। और ये जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसके प्रतिपादक थे रॉबर्टसन, प्रतिपादक रॉबर्टसन। पूर्व में यह एक आर्थिक अवधारणा के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में इसे बहुआयामी, साथ साथ लिखते चलेंगे, बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया गया। वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें, देखिए 20 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आपको इसी फॉर्मेट में वहां पर लिखना है, ठीक है, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, संबंधों के मध्य विश्व को अंतर संबंधित किया जाता है, अंतर संबंधित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। और ये क्या करती है, ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से हम विभिन्न समाजों के मध्य अंतर परस्परता और व्यक्त करते हैं। प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी समाजों के मध्य एकीकरण, परस्पर निर्भरता व अंतर संबंधिता को स्थापित किया जाता है, अंतर संबंधिता को स्थापित किया जाता है। और इसका मुख्य मोटिव क्या रहता है कि एक राष्ट्र, एक नागरिकता और एक पृथ्वी, ठीक है, तो एक राष्ट्र, एक पृथ्वी, एक नागरिकता, पृथ्वी एक नागरिकता, यानी पूरी दुनिया क्या है, एक राष्ट्र की तरह है और हम क्या है, उसके नागरिक है। इस कॉन्सेप्ट पर वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो टिकी हुई है। या हम इसे कह सकते हैं, अगर पूछा जाए आरपीएससी में कि यह एक भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है। और आरपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। और ये समझाइए कि वैश्वीकरण भौगोलिक पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है, आपको समझाना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि वैश्वीकरण के तहत व्यक्ति, वस्तु, सेवा, श्रम, सूचना आदि का भौगोलिक सीमाओं के परे संचरण या प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह भौगोलिक पुनर्विन्यास की एक प्रक्रिया है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि वैश्वीकरण के द्वारा
व्यक्ति, वस्तु, सेवा, श्रम, तकनीक व सूचनाओं का भौगोलिक सीमाओं से परे संचरण या प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण भौगोलिक सीमाओं को पुनर्विन्यासित करने पर बल देता है। तो अगर 20 वर्ड्स में इस प्रकार का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। जहां तक हमने बात की थी कि वैश्वीकरण में गिरवटिया मजदूर के बारे में हमने बात की थी। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, वैश्वीकरण की अगर मुख्य विशेषताओं की हम बात करते हैं कि विशेषताएं, तो हम यहां देखेंगे कि वैश्वीकरण के द्वारा एक तो घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे एकीकरण हो जाता है। 1991 से पहले की यदि हम बात करें तो उससे पूर्व भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया तो उसमें वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है। इसमें बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें एमएनसीज का प्रभुत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। वैश्वीकरण के द्वारा सूचना, संचार और यातायात की त्वरित साधनों की भी उपस्थिति है, उनका भी विकास हुआ है। वैश्वीकरण के माध्यम से ही आज जो हम मॉल संस्कृति या उपभोक्तावादी संस्कृति देखते हैं वो किसका परिणाम है? वो एक तरीके से वैश्वीकरण का ही परिणाम है। साथ ही वैश्वीकरण के द्वारा जब हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं, अन्य समाजों से जुड़े तो हमें व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी मूल्यों की हमें प्रधानता हो गई। साथ ही वैश्विक प्रभुत्व वाली जो संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, उन संगठनों की भी उपस्थिति या प्रभुत्व में लगातार क्या हुई? वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के द्वारा महिलाओं के भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बल मिला। और हमने पढ़ा ही है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण के माध्यम से हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन या गतिशीलता को महत्व दिया गया है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जैसे मैंने पहले बताया कि इससे न सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का ही विनिमय होता है, बल्कि इससे हमारी सांस्कृतिक उत्पाद है, हमारे विचार हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारे लोग हैं, इनका भी क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक अवधारणा नहीं है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि घटकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, वैश्वीकरण की यदि हम बात करें तो इससे ई कॉमर्स जो मार्केट है उसको भी बढ़ावा मिला है। ई कॉमर्स क्योंकि 24/7 आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या कर सकते हैं? आपका व्यापार संचालित कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण कई सारी जो संस्कृतियां हैं उनमें एकीकरण हुआ, उनमें अंतर संबंध स्थापित हुआ, जिससे बहुसंस्कृतिवाद को भी बढ़ावा मिला। साथ ही साथ जो सामाजिक सद्भाव है, धार्मिक सद्भाव है, उसको भी अधिक बल मिला। इसके द्वारा जो औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी विस्तार हुआ, क्योंकि हम क्या हुए? अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े, अन्य देशों से जुड़े, जिसके कारण जो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, उसको और प्रोत्साहन मिला। वैश्वीकरण के कारण हमने अपने जो स्थानीय मूल्य थे उसके अलावा भी आधुनिक जो मूल्य हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, उनको भी बल दिया। और हमारी जो स्थानीय संस्कृति थी वो वैश्विक स्तर पर पहुंची, और जो वैश्विक संस्कृति है उनका अनुसरण भी हमारे द्वारा किया गया। तो अगर हम देखा जाए तो संस्कृतिकरण के माध्यम से हमने कई सारी विशेषताओं का यहाँ पर अध्ययन
किया है। तो पहला तो क्या है कि इसके माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह, वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी के प्रवाह को बल मिला। वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है। क्योंकि ये बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करती है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। वैश्वीकरण के द्वारा श्रम की गतिशीलता बढ़ी, ये एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण मूलतः आर्थिक अवधारणा है, मूलतः आर्थिक अवधारणा के रूप में प्रारंभ हुई। और अगर हम देखें तो इसका जो बेस है वो भी क्या है? एक तरीके से आर्थिक ही माना जाता है। इससे क्या हुआ? घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का या समाजों का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से एकीकरण हुआ, इससे ग्लोबल विलेज की अवधारणा का विकास हुआ कि पूरा विश्व एक गांव के समान है। ठीक है। वैश्वीकरण के द्वारा यदि हम बात करें तो इसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी उपस्थिति को भी बल मिला। तो एमएनसी की उपस्थिति व विस्तार में वृद्धि हुई, व विस्तार को बल मिला। वैश्वीकरण के द्वारा यदि हम बात करें तो मॉल कल्चर विकसित हुआ, इसके द्वारा ही ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला। तो अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण की कई सारी विशेषताओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के द्वारा, जो कि एक बहुआयामी संकल्पना है, वैश्विक प्रभुत्व वाले संगठनों की उपस्थिति है, मॉल कल्चर को बढ़ावा मिला है, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, इसने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि की है। तो ये क्या है? आपकी विशेषता है जो कि वैश्वीकरण के लिए 20 या 50 वर्ड्स में पूछी जा सकती है। अब आता है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो क्या रहा। वैश्वीकरण का प्रभाव, देखिए वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, आपको पता है कि सोशियोलॉजी में 20 या 50 वर्ड से ही प्रश्न बनते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट पे, अलग अलग आयामों पर इसका क्या प्रभाव रहा, और हम दोनों डायमेंशंस को कवर करेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। जब हम वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए धर्म पर अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण जो हमारे धार्मिक अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, जो मान्यताएं थी, एक तो उनमें कमी आई। ठीक है, क्योंकि हम क्या विश्व के अन्य समाजों से जुड़ गए। हमारी जो धार्मिक संस्थाएं थी उन्होंने मानव कल्याण के कार्यों में अपनी भूमिका को बढ़ावा दिया, क्योंकि अब हम वैश्विक स्तर पर कार्य करने लगे। अंतर धार्मिक जो विवाह है अब उनकी स्वीकार्यता होने लगी। पहले अंतर जातीय विवाह ही स्वीकार्य नहीं होते थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण जो अंतर धार्मिक विवाह है आज उनको भी स्वीकार किया जाने लगा। धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि हुई। वैश्विक पटल पर जो भारत की आध्यात्मिक पहचान थी उसको भी बल मिला। लेकिन अगर हम देखें नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैश्वीकरण के कारण हमारे यहाँ धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाएं या जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनमें को प्रोत्साहन मिला। सोशल मीडिया पे जो धार्मिक नफरत या उन्माद फैलाने वाले लोग थे उनको प्रोत्साहन मिला।
धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी। पहले धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर या वैश्वीकरण के कारण पर धर्म के नाम पे राजनीति होने लगी। धर्म के नाम पर हिंसा व संघर्ष व दंगे बढ़ गए। दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी उसको लगातार क्या हुआ, बढ़ावा मिला। अगर हम भारतीय संस्कृति पे वैश्वीकरण के प्रभावों पर बात करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उसका वैश्विक स्तर पर अभी प्रचार होने लगा। जैसे हमने योग के बारे में बात की, योग का प्रभाव लगातार, आयुर्वेद का प्रभाव, प्रचार जो है वैश्विक स्तर पर आज ज्यादा हो रहा है। संस्कृतिकरण को आज संस्कृति का बाजारीकरण होने लग गया है। जब संस्कृति का बाजारीकरण होने लग गया है तो इससे रोजगार के अवसरों का भी सृजन हो रहा है, आय में भी वृद्धि हो रही है। आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियों के लिए, अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए, या यहाँ की जो हस्तकलाएं हैं या हमारी जो संस्कृति है, आज उसको मार्केट किया जा रहा है। आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी संस्कृति को एक तरीके से बाजारीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसरों में कन्वर्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे सांस्कृतिक जो पर्यटन है वो भी बढ़ता जा रहा है वैश्वीकरण के कारण। जब लोग हमारे कल्चर को समझते हैं या सुनते हैं तो उसे जानने के लिए वो यहाँ पर्यटन के लिए भी आते हैं। बहुसंस्कृतिवाद को बल मिला है, क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर अंतर संबंधता या एकीकरण देखा जा रहा है तो उससे अलग अलग संस्कृतियों से लोगों को जुड़ने का मौका मिल रहा है और बहुसंस्कृतिवाद को बल मिल रहा है। जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, उनका खंडन भी हो रहा है। अगर भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता को चुनौती मिल रही है। ठीक है, वैश्विक जो आपका सांस्कृतिक वैमनस्य है वो बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति का जो अंधानुकरण है उसको बढ़ावा मिल रहा है। आज हम देखिए ना, जितनी भी वैश्विक संस्कृति है, चाहे वो मैगडी संस्कृति हो, चाहे वो जीन्स कल्चर हो, उसको हम एक ब्लाइंडली अडॉप्ट करते चल रहे हैं। भौतिकतावादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति को भी क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है। सांस्कृतिक पतन की भी घटनाएं आपको मीडिया पर सुनने को मिल जाती है। तो ये क्या रहा, वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव। और धर्म पर प्रभाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम दोनों यानी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, तो जब हम सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं तो सबसे पहले जो अंधविश्वास है उनमें कमी आई। ठीक है, तो अंधविश्वास, कुरीतियों में कमी, अंधविश्वास, कुरीतियों में कमी, धार्मिक सौहार्द में वृद्धि, साथ ही यदि हम बात करें तो धार्मिक संस्थाओं की बढ़ती कल्याणकारी भूमिका, कि आजकल उनके द्वारा जो कल्याणकारी कार्य हैं वो क्या किए जा रहे हैं, लगातार प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। अंतर जो धार्मिक विवाह है उनका स्वीकार करना, अंतर धार्मिक विवाहों की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। साथ ही यदि हम बात करें तो भारत की आध्यात्मिक पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। तो वैश्विक स्तर पर भारत की आध्यात्मिक पहचान बढ़ना। नेगेटिव की यदि हम बात करें कि धर्म पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो देखो, धर्म के नाम पर अपराध बढ़ रहे हैं, धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, धार्मिक नियंत्रण में कमी आ रही है। लगातार क्या हो रहा है, जो धार्मिक नियंत्रण है उस पे
कमी आ रही है। दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रचलन बढ़ रहा है। दक्षिणपंथी विचारधारा का बढ़ता प्रचलन धर्म के नाम पर राजनीति, तो ये क्या है? वैश्वीकरण के धर्म पर नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैश्वीकरण की संस्कृति पर क्या प्रभाव है, वैश्वीकरण के भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, इनको भी हम दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नकारात्मक प्रभाव, पहले सकारात्मक लिखते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या रहे कि एक तो हमारी जो संस्कृति है उसे वैश्विक स्तर पर प्रचार हो रहा है, स्थानीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रचार, संस्कृति के बाजारीकरण से रोजगार में वृद्धि होना, और वहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है क्योंकि ज्यादा इसमें वर्ड लिमिट मतलब ज्यादा वर्ड्स का स्कोप नहीं है, वर्ड लिमिट रहती है। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, बहुसंस्कृतिवाद पर बल, बहुसंस्कृतिवाद पर बल दिया जा रहा है, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन, अगर हम बात करें नकारात्मक तथ्यों की कि नकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो पहले तो सांस्कृतिक विघटन, पहला है सांस्कृतिक विघटन। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो संस्कृतिकरण के कारण से पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, सांस्कृतिक पतन की बढ़ती घटनाएं। तो सांस्कृतिक पतन की घटनाएं आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। ठीक है, और उपभोक्तावादी व व्यक्तिवादी संस्कृति पर बल, व व्यक्तिवादी संस्कृति पर बल। वैश्वीकरण के अन्य प्रभावों की यदि हम बात करें तो जाति व्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। जाति व्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव, यहाँ हम सकारात्मक प्रभाव पर भी बात करेंगे और नकारात्मक प्रभाव पर भी बात करेंगे। देखिए, जाति व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे सकारात्मक ये हुआ कि अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा। दूसरा हुआ कि जो जातिगत कठोर मान्यताएं थी उनमें कमी आई। ठीक है, जातियों की जो गतिशीलता थी, चाहे वो सामाजिक गतिशीलता थी, चाहे वो सांस्कृतिक गतिशीलता थी, उसको बढ़ावा मिला। साथ ही जातियों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें भी क्या हुई, वृद्धि देखी गई। नकारात्मक क्या हुआ कि जाति की जो राजनीति है या जातिगत जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिला।
ठीक है। जातियों के रूप में दल, संगठन ये बनने लगे, संस्थाओं का निर्माण होगा लगा, दलितों का शोषण और ज्यादा बढ़ गया और साथ ही जातिगत संघर्षों को शुरू किया गया। तो हमने जाति व्यवस्था ऑलरेडी पढ़ ली है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं। तो पहला क्या था कि अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, तो अंतरजातीय आप आज देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज बहुत इजी हो गई है। ठीक है, जातिगत कठोरता में कमी आई है। ठीक, और जातिगत जो भी नियम थे, मान्यताएं थी, उनको भी क्या मिली है, शिथिलता मिली है। जाति की सामाजिक व सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि, शीलता में वृद्धि हुई है। ठीक है, हम बात करें नकारात्मक चीजों की, तो जातिगत संघर्षों में वृद्धि हुई है। जातिगत राजनीति को प्रोत्साहन मिला है। जाति के आधार पर दलों, संगठनों का निर्माण हुआ है, साथ ही हम बात करें तो दलित जो शोषण है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो दलित शोषण में वृद्धि, दलित शोषण में वृद्धि, ये है वैश्वीकरण के जाति व्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण के शिक्षा पर क्या प्रभाव हुए, तो अगर हम शिक्षा पर प्रभावों को देखते हैं कि वैश्वीकरण के शिक्षा पर प्रभाव, तो थोड़ा सा आप खुद ही विचार करें क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जब हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट रहे, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप देखोगे कि पहले तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया। ठीक है, नवीन और आधुनिक विकल्प उपस्थित हो गए शिक्षा में। शिक्षा में नए नए नवाचार, इनोवेशन, आज आप देखते हैं कि शिक्षा में डिजिटल एजुकेशन है, उसको लाया गया। अलग अलग कितने सारे वर्सटाइल सब्जेक्ट हो गए जिनमें आप एडमिशन्स ले सकते हो। पहले SC ST महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर नहीं थे, लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके माध्यम से SC ST और शिक्षाओं के लिए भी SC ST और महिलाओं के लिए भी शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने लगे। रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया गया। ये क्या हुए, वैश्वीकरण के पॉजिटिव प्रभाव। अगर नेगेटिव प्रभाव की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण आज शिक्षा महंगी हो गई है। ठीक है, पहले शिक्षा इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो लगातार क्या हो रहा है, इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए ब्रांड्स आ गए हैं शिक्षा में भी, उससे क्या हो रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। दूसरा, शिक्षा का निजीकरण हो गया, पूरी तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, इससे सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि होने लगी है। कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं जो बहुत महंगी होती है, और कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनमें सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। मूल्य आधारित जो शिक्षा है वो अभी समाप्त हो गई है। आज अगर देखा जाए तो शिक्षा में जो वैल्यूज है वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो वैल्यूज का क्या है, शिक्षा में बहुत ही अभाव पाया जाता है। जो हम पहले पढ़ते थे नैतिक शिक्षा, वो आजकल दिखाई नहीं देती। ब्रेन ड्रेन भी देखने को मिलता है। ब्रेन ड्रेन मतलब होता है प्रतिभा पलायन, यानी आज शिक्षा के बाद भी जब हमारी यहाँ की प्रतिभाओं को यहाँ पर जॉब के अवसर नहीं मिल पाते हैं तो वह पश्चिम के देशों की ओर ग्लोबलाइजेशन के कारण या अन्य विकसित देशों की ओर क्या करती है, मूव ऑन करती है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिभा पलायन की जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है। तो शिक्षा के पॉजिटिव प्रभाव क्या है कि शिक्षा की आधुनिक व नवीन शिक्षा व्यवस्था का निर्माण,
दूसरा, शिक्षा में बढ़ता तकनीकी समावेशन। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है, आज देखिए हर जगह डिजिटल क्लासेस हैं, ठीक है, आज हम भी डिजिटल क्लासेस के माध्यम से, तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण के कारण ही आज आप घर पे बैठ के हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, डिजिटल माध्यम से एजुकेशन ले रहे हैं। तो शिक्षा में तकनीकी समावेशन हो रहा है, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहन मिल रहा है सभी वर्गों के लिए। सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल। विशेषकर यदि हम बात करें तो SC, ST और महिलाओं के लिए जो है शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने पर इसके तहत ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो व्यावसायिक शिक्षा है और रोजगार परक शिक्षा है उस पर बल दिया जा रहा है। रोजगार परक व व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल रहा है। नेगेटिव अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा का महंगा होना, शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा की सभी तक पहुंच का अभाव हो रहा है। मूल्य परक शिक्षा का अभाव पाया जाता है। प्रतिभा पलायन की समस्या देखी जा रही है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। तो ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन की जो समस्या है वो भी दिखाई देती है। साथ ही इसमें सामाजिक और आर्थिक विषमता में वृद्धि हो रही है, सामाजिक व आर्थिक विषमता में वृद्धि। वैश्वीकरण ने महिलाओं को कैसे प्रभावित किया है, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वैश्वीकरण का वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव और महिलाओं पर वैश्वीकरण का जो है मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है। हम अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव में आप देखते हैं कि महिलाओं की जो है पुरुषों पर जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो गई है। तो पुरुषों पर निर्भरता में कमी। अगर आप अपने बचपन का समय याद करेंगे तो हमारी दादी, मम्मी, चाची, भाभियां वो पुरुषों पर पूर्ण तरीके से निर्भर होती थी। कहीं जाना है, आना है, कुछ लेना है, वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जब हम अन्य संस्कृतियों, देशों से जुड़े, अन्य समाजों से जुड़े, तो महिलाओं में एक जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका विकास हुआ और आज वह पुरुषों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। पुरुषों पर उनकी निर्भरता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। वैश्वीकरण के कारण उनका सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है।
क्योंकि जब हम अन्य समाजों से जुड़े, वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण के कारण हमने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से महिलाओं ने अपने आप को सशक्त करने का प्रयास किया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व निभा रही है, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। आज समाज में भी महिलाओं की प्रतिष्ठा होने लगी है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ हुई है और राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व है जो लगातार बढ़ रहा है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। पहले महिलाओं से नहीं पूछा जाता था, घर में कोई भी नई चीज आती थी या कोई भी निर्णय लिया जाता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो महिलाओं के भी सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। महिलाओं से पूछा जाता है घर में भी और समाज में भी, महिला मित्र मंडल और इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। लगातार इनकी श्रम बल में भागीदारी बढ़ रही है। श्रम दल में भागीदारी में वृद्धि, श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो वर्कफोर्स में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। महिलाओं हेतु विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों को भी बल मिला है। तो महिलाओं के लिए विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जेंडर बस्टिंग जैसे नई कॉन्सेप्ट भी विकसित हुए हैं। जेंडर बस्टिंग जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ है। नकारात्मक क्या हुआ? नकारात्मक ये हुआ कि जैसे जैसे महिला ज्यादा सशक्त होती जा रही है वैसे वैसे वो अपने निर्णय स्वयं लेती जा रही है, तो इससे नकारात्मक रूप से यह पुरुष जो मानसिकता है उसको प्रभावित कर रहा है और आज महिला को एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। तो आज महिलाओं की जो पहले के समय में एक सम्मान होता था वो उसमें कमी आई है। महिला को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में ही देखा जाता है यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जबकि अगर अदर कल्चर्स में देखा जाए तो इस तरीके की चीज नहीं मानी जाती है। तो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो तलाक की दर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब महिला स्वतंत्र है, वह पुरुष पर निर्भर नहीं है। तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है तो वो क्या करती है? तलाक लेने के लिए फ्री होती है। ठीक है, लगातार जब वर्कफोर्स में उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है तो कार्यस्थल पर जो यौन अपराध है या यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ रही है। यौन उत्पीड़न व अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही महिलाओं के संबंध में नए नए अपराध आप देखते होंगे, स्टॉकिंग, आजकल डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रेप, इस तरीके के नए नए जो अपराध हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो महिलाओं संबंधित नए अपराधों में वृद्धि। ठीक है, और विवाह जैसी संस्थाओं को का महत्व कम हो रहा है, क्योंकि आजकल सिर्फ महिलाओं के लिए जो विवाह है वो क्या हो गया? एक समझौता मात्र रह गया। तो ऐसी स्थिति में भी क्या देखी जा रही है? कमी देखी जा रही है। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के क्या क्या प्रमुख हमने बात की, प्रभाव क्या क्या है उनके बारे में, जिसमें हमने बहु आयामी प्रभावों पर चर्चा की, जैसे कि जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, धर्म पर क्या प्रभाव है, भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव है, शिक्षा पर क्या प्रभाव है और महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम है, राजनीतिक आयाम क्या है, सामाजिक आयाम क्या है, सांस्कृतिक आयाम क्या है, प्रौद्योगिकी आयाम क्या है। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जैसे फोर्डवाद क्या है, फोर्डेत्तरवाद क्या है,
सजातीय संस्कृति क्या होती है, भूस्थानीकरण क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।